चैप्टर 28 स्पीच भाषण A speech is a form of composition which is meant to be delivered to the gathering verbally. भाषण एक प्रकार की रचनात्मक रचना है जिसे सभा में मौखिक रूप से प्रस्तुत किया जाना है। यह वाक्य यह बताता है कि भाषण एक प्रकार का लेखन है जिसे श्रोता के सामने मुंह से प्रस्तुत किया जाता है। It is written by keeping the targeted audience in the mind. इसे लक्षित श्रोताओं को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। यह वाक्य यह दर्शाता है कि भाषण लिखते समय लेखक को यह सोचना चाहिए कि वह किस प्रकार के श्रोताओं से बात कर रहा है ताकि उसका संदेश प्रभावी रूप से पहुंच सके। The tone of the speech can be formal, serious, or informal as demanded by the selected topic and on the basis of occasion like Republic Day, Children's Day, etc. भाषण का स्वर औपचारिक, गंभीर या अनौपचारिक हो सकता है, जो चयनित विषय और अवसर के आधार पर होता है, जैसे गणतंत्र दिवस, बच्चों का दिवस आदि। यह वाक्य यह बताता है कि भाषण का स्वर, टोन, विषय और अवसर के आधार पर बदल सकता है। उदाहरण के लिए, गणतंत्र दिवस पर भाषण गंभीर स्वर में हो सकता है, जबकि बच्चों के दिन पर एक हल्का फुल्का और अनौपचारिक भाषण हो सकता है। In order to write a perfect speech, we must be well acquainted with the topic and must possess a wide range of vocabulary, a thorough knowledge of the subject, some research and excellent organizational skills. एक आदर्श भाषण लिखने के लिए हमें विषय के बारे में अच्छी तरह से जानकार होना चाहिए और शब्दावली की विस्तृत श्रृंखला, विषय का गहन ज्ञान, कुछ शोध और उत्कृष्ट संगठनात्मक कौशल होना चाहिए। यह वाक्य बताता है कि एक अच्छा भाषण लिखने के लिए विषय के बारे में अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। इसके साथ ही लेखक को उपयुक्त शब्दों का चयन करने की क्षमता, अच्छे शोध और संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। A perfect speech must consist of एक आदर्श भाषण में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। यह वाक्य एक परफेक्ट भाषण की संरचना को बताएगा। इसके बाद लेखक एक आदर्श भाषण के आवश्यक तत्वों की सूची दे सकता है। Heading: The heading should be catchy and in not more than 5 to 6 words. It should be creative and attention-grabbing. शीर्षक: शीर्षक आकर्षक होना चाहिए और 5 से 6 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। यह रचनात्मक और ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। यह वाक्य यह बताता है कि भाषण का शीर्षक छोटा, आकर्षक और दिलचस्प होना चाहिए, ताकि श्रोताओं का ध्यान खींच सके। ओपनिंग लाइन: This includes addressing the audience, introduction and the topic. प्रारंभिक वाक्य: इसमें श्रोताओं को संबोधित करना, परिचय और विषय शामिल हैं। यह वाक्य दर्शाता है कि भाषण की शुरुआत में श्रोताओं से जुड़ने के लिए एक अच्छे उद्घाटन की आवश्यकता होती है, जिसमें विषय का परिचय दिया जाता है। Deliver the speech. Present your views, conceptions, opinions regarding the topic with appropriate facts, data, statistics, examples, etc. with a complete confident voice. भाषण प्रस्तुत करें। अपने विचार, धारणाएं, राय और विषय से संबंधित तथ्यों, आंकड़ों, उदाहरणों के साथ अपने भाषण को पूरी आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करें।
यह वाक्य यह दर्शाता है कि भाषण में अपने विचारों और राय को तथ्यों और आंकड़ों के साथ स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ बोलना जरूरी है ताकि श्रोताओं पर प्रभाव डाला जा सके। Winding up, summarize your speech in such a way that the audience is able to review your views on the given topics. समाप्ति, अपने भाषण को इस प्रकार संक्षेपित करें कि श्रोता आपके द्वारा दिए गए विषयों पर आपके दृष्टिकोण की समीक्षा कर सकें। यह वाक्य यह बताता है कि भाषण के अंत में लेखक को अपने विचारों का सारांश देना चाहिए ताकि श्रोता पूरी बात को समझ सकें और आसानी से आपके दृष्टिकोण को याद रख सकें। Conclusion: End your speech with a striking line. It can be a quotation, warning, appeal, etc., followed by a formal thank you. निष्कर्ष: अपने भाषण को एक प्रभावशाली वाक्य के साथ समाप्त करें। यह एक उद्धरण, चेतावनी, अपील आदि हो सकता है। उसके बाद औपचारिक धन्यवाद कहें। यह वाक्य यह बताता है कि भाषण के अंत में एक प्रभावशाली लाइन होनी चाहिए जो श्रोताओं पर प्रभाव डाले और अंत में धन्यवाद के साथ औपचारिक रूप से भाषण समाप्त किया जाए। Read the given sample speech. You are Rajiv, head boy of your school. Your school principal has asked you to deliver a speech on the topic, Beat Plastic Pollution, in the morning assembly. Respected principal sir, teachers, and my dear friends. Good morning to all of you. I, Rajiv Sharma of class 7, stand before you all to share my views on the topic, Beat Plastic Pollution. सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को शुभ प्रभात। मैं राजीव शर्मा कक्षा 7 से आज आपके सामने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूँ। यह वाक्य श्रोताओं का अभिवादन करता है और वक्ता का परिचय देता है। मैं राजीव शर्मा, वक्ता का नाम और कक्षा स्पष्ट करता है, जबकि आप सभी को शुभ प्रभात श्रोताओं को संबोधित करता है। As we all know, Beat Plastic Pollution is the theme for this year's World Environment Day. It is clearly a call to action for each one of us as we are expected to come together for a cause, i.e., to battle with the great environmental challenges posed before us. Our country played the host this year and chose the theme accordingly, i.e., to urge the countries from across the world to make changes in their day-to-day lives by taking the burden of plastic pollution off from our natural landscapes, our wildlife, as well as our very own health. जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटें इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है। यह हमारे लिए एक क्रियात्मक आह्वान है क्योंकि हमसे अपेक्षित है कि हम एक कारण के लिए एकजुट हों, अर्थात हमें सामने आई पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटना है। हमारा देश इस साल मेजबान बना और इस थीम को उचित रूप से चुना, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के देशों से यह आग्रह करना है कि वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव करें और प्लास्टिक प्रदूषण का बोझ हमारे प्राकृतिक परिदृश्य, हमारे वन्य जीवों और हमारी अपनी सेहत से हटा लें। इस पैराग्राफ में लेखक ने विषय का परिचय दिया है और इस वर्ष के पर्यावरण दिवस के उद्देश्य को समझाया है। यह हमारे लिए एक क्रियात्मक आह्वान है का मतलब है कि यह हमें जागरूक करने और क्रियावली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। About 1/3 of the packaging that we use in the form of plastic escapes the waste
collection and disposal system, which implies that it ends up blocking our city streets, thereby causing pollution around us and making our natural surrounding to appear filthy. Every year, about 30 million tons of plastic is being dumped into our oceans, where it chokes coral reefs and poses a serious threat to the vulnerable water-living species. The plastic that is being dumped into the oceans can circle our planet Earth 4 times in a year, and it can retain its original form for about 1000 years before completely disintegrating. हम जो पैकिंग के रूप में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, उसका लगभग 1/3 कचरा संग्रह और निपटान प्रणाली से बाहर चला जाता है, जिससे यह हमारे शहर की सड़कों को जाम कर देता है, जिससे हमारे आसपास प्रदूषण फैलता है और हमारे प्राकृतिक परिवेश को गंदा बना देता है। हर साल लगभग 13 मिलियन टन प्लास्टिक हमारे महासागरों में डाला जाता है, जहां यह कोरल रीफ्स को नुकसान पहुंचाता है और जल में रहने वाली संवेदनशील प्रजातियों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। जो प्लास्टिक महासागरों में डाला जाता है, वह साल में 4 बार पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा सकता है और यह अपने मूल रूप को पूरी तरह से विघटित होने से पहले लगभग 1000 साल तक बनाए रख सकता है। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पर्यावरण पर किस तरह का प्रभाव डालता है। लगभग 1/3 प्लास्टिक कचरा कचरा संग्रहण प्रणाली से बाहर निकल जाता है, जिससे यह सड़कों पर और हमारे प्राकृतिक परिवेश में प्रदूषण फैलाता है। प्रतिवर्ष 13 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में डाला जाता है, जो जलजीवों के लिए खतरा उत्पन्न करता है। इसके अलावा यह प्लास्टिक लंबे समय तक अस्तित्व में रहता है, जो पृथ्वी के पर्यावरण में गंभीर परिवर्तन का कारण बनता है। There are many things that we can do to beat plastic pollution, such as going up to the restaurants and asking them to stop the use of plastic straws, asking people to carry their own coffee mugs at workplace, and putting pressure on the local authorities to streamline their city waste. We can carry our own bag to the shopping stores, the use of plastic cutlery should be banned, and so on. Thus, by putting our conscientious efforts, we can actually get rid our environment of these toxic waste products and build a clean and green city. प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए हम कई चीजें कर सकते हैं, जैसे रेस्तरां में जाकर उनसे प्लास्टिक स्ट्रॉ का उपयोग बंद करने के लिए कहना, लोगों से अपने खुद के कॉफी मग कार्यस्थल पर लाने को कहना और स्थानीय अधिकारियों पर दबाव डालना ताकि वे शहर के कचरे को व्यवस्थित कर सकें। हम खरीदारी करते समय अपने बैग लेकर जा सकते हैं। प्लास्टिक कटलरी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और इसी तरह की अन्य बातें की जा सकती हैं। इस प्रकार, यदि हम अपने जागरूक प्रयासों को लागू करें, तो हम वास्तव में अपने पर्यावरण से इन विषैले कचरे को बाहर निकाल सकते हैं और एक स्वच्छ और हरा-भरा शहर बना सकते हैं। यह पैराग्राफ सुझाव देता है कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसमें रेस्टोरेंट से प्लास्टिक स्ट्रॉ का उपयोग बंद करने के लिए कहना, कार्यस्थल पर अपने कॉफी मग लेकर जाना और स्थानीय अधिकारियों पर दबाव डालना शामिल है। इसके अलावा अपने बैग लेकर दुकानों पर जाना और प्लास्टिक कटलरी का उपयोग बंद करना जैसे उपायों को अपनाया जा सकता है। अगर हम सभी ये प्रयास मिलकर करें, तो हम अपने पर्यावरण को प्लास्टिक के कचरे से मुक्त कर सकते हैं और एक साफ सुथरा और हरियाली से भरा शहर बना सकते हैं।
Are you aware of the fact that plastic also acts as a magnet which has the ability to attract other pollutants along with metals, dioxins and pesticides? क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक एक चुंबक के रूप में भी काम करता है, जो धातुओं, डाइक्सिन और कीटनाशकों सहित अन्य प्रदूषकों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। इस वाक्य में यह बताया गया है कि प्लास्टिक केवल खुद ही प्रदूषण नहीं फैलाता, बल्कि यह अन्य प्रदूषकों जैसे धातु, डाइक्सिन और कीटनाशकों को भी आकर्षित करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक प्रदूषण के फैलने का एक बड़ा कारण बनता है, जिससे और भी हानिकारक पदार्थों का वातावरण में फैलाव होता है। So I request everyone to completely shun the use of plastics and switch to environment-friendly products. This is all I have to say. इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वे पूरी तरह से प्लास्टिक का उपयोग छोड़ दें और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की ओर स्विच करें। यही सब मैं कहना चाहता हूँ। इसमें लेखक सभी से अपील कर रहे हैं कि वे प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से छोड़ दें और पर्यावरण के लिए अनुकूल उत्पादों का उपयोग करें। यह अंतिम संदेश है जो इस प्रदूषण से बचने के लिए दी जा रही है। You are Kanika, the Secretary of Fitness Club of your school. You are asked to deliver a speech on the occasion of World Yoga Day. Heartwarming good morning to all present here. As a secretary of this fitness club, I would like to grab this opportunity to say a few words on highlighting the importance and benefits of yoga. I hope it may help you in understanding about yoga as an essential part of our daily life. सभी उपस्थित लोगों को दिल से शुभ प्रभात। इस फिटनेस क्लब की सचिव के रूप में मैं इस अवसर का उपयोग करते हुए योग के महत्व और लाभों पर कुछ शब्द कहना चाहूंगी। मुझे उम्मीद है कि यह आपको योग को हमारे दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा समझने में मदद करेगा। इस वाक्य में वक्ता ने सभी को शुभ प्रभात कहा और योग के महत्व और लाभों पर बात करने का इरादा व्यक्त किया। यह लोगों को योग के प्रति जागरूक करने की कोशिश है। As we all know that today is June 21, 2020 and this date is declared as International Yoga Day by United Nations General Assembly. This date was proposed by our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi. It is said that on this day, the first yogi, Adi Guru, began imparting the knowledge of yoga to the rest of mankind and became the first yoga guru. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 21 जून 2020 है और इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह तिथि हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित की गई थी। कहा जाता है कि इस दिन पहले योगी, आदि गुरु, ने योग का ज्ञान मानवता को दिया और पहले योग गुरु बने। यह वाक्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महत्व को बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस दिन को प्रस्तावित करने और इस दिन के ऐतिहासिक महत्व की जानकारी दे रहे हैं। यह योग के प्राचीनता और गुरु के योगदान को रेखांकित करता है। Many people wonder that what is yoga and how it can help in maintaining physical and mental stability. Yoga is a process for the union of body and mind, or we can say that it is a process of maintaining stability between body and mind. In ancient period, yoga was a way of attaining enlightenment. In today's world of high technology and hectic life,
yoga is playing an important role in maintaining fitness and mental stability in our body and mind. It consists of various poses and postures of the body, and in Sanskrit language we call it asanas. कई लोग यह सोचते हैं कि योग क्या है और यह शारीरिक और मानसिक स्थिरता बनाए रखने में कैसे मदद कर सकता है। योग शरीर और मन के मिलन की प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं कि यह शरीर और मन के बीच स्थिरता बनाए रखने की प्रक्रिया है। प्राचीन काल में योग का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना था। आजकल की उच्च प्रौद्योगिकी और व्यस्त जीवन के दौर में योग हमारे शरीर और मन में फिटनेस और मानसिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसमें शरीर के विभिन्न आसन और मुद्राएं शामिल होती हैं और संस्कृत भाषा में इन्हें आसनों के रूप में जाना जाता है। यह वाक्य योग की परिभाषा और इसके लाभों को स्पष्ट करता है। यह कहता है कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी जरूरी है। प्राचीन काल में इसे आत्मज्ञान प्राप्ति के रूप में देखा गया था, लेकिन आज के व्यस्त जीवन में योग शारीरिक और मानसिक फिटनेस बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। The formation of different kinds of yoga has been done to reach the solutions of different problems of people. Many people practice yoga on daily basis and hence they know the effects and positive changes that occurs in their body and life due to yoga. योग के विभिन्न प्रकारों का निर्माण लोगों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए किया गया है। कई लोग रोजाना योग का अभ्यास करते हैं और इसलिए वे अपने शरीर और जीवन में योग के कारण होने वाले प्रभावों और सकारात्मक बदलावों को जानते हैं। यह वाक्य योग के प्रकारों के बारे में बताता है और यह कहता है कि लोग रोजाना योग करते हैं और इसके सकारात्मक प्रभावों को महसूस करते हैं। यह उन लाभों को रेखांकित करता है जो योग से जीवन में आते हैं। The benefits of yoga are infinite and it has the potential to cure many diseases. Many people are practicing yoga in today's world to remain healthy. For aged people who cannot do intensive exercises, yoga proves to be a best choice for them. In yoga, we practice postures on the basis of its difficulty. We should start with a simple pose and then pursue for a difficult one. योग के लाभ अनंत है और इसमें कई बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है। आज के समय में कई लोग स्वस्थ रहने के लिए योग का अभ्यास कर रहे हैं। वृद्ध लोगों के लिए जो कठिन व्यायाम नहीं कर सकते, योग उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प साबित होता है। योग में हम आसनों का अभ्यास उनकी कठिनाई के आधार पर करते हैं। हमें एक सरल आसन से शुरुआत करनी चाहिए और फिर एक कठिन आसन की ओर बढ़ना चाहिए। यह वाक्य योग के असीम लाभों को उजागर करता है और कहता है कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक शांति और रोगों के उपचार के लिए भी लाभकारी है। विशेष रूप से वृद्ध लोगों के लिए योग एक आदर्श विकल्प है क्योंकि यह उन्हें आसानी से और सुरक्षित रूप से शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा यह बताता है कि योग की शुरुआत सरल आसनों से करनी चाहिए और धीरे धीरे अधिक कठिन आसनों की ओर बढ़ना चाहिए। On this note, I would like to conclude my speech and I request you all to take your positions to start with the yoga practice of the day. Thank you. इसी नोट पर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने स्थान पर जाएं और आज के योग अभ्यास की शुरुआत करें। धन्यवाद।
यह वाक्य समापन को दर्शाता है। वक्ता अपनी बात खत्म करते हुए सभी से योग अभ्यास की शुरुआत करने का अनुरोध करता है, जिससे सभा का उद्देश्य पूरा हो सके। धन्यवाद शब्दों के साथ इस परिष्कृत समापन ने श्रोताओं को अभिवादन किया। Junk food can be very appealing to children, but they cause more harm to them than they can imagine. Prepare a speech to be delivered in the school assembly on the harmful effects of junk food on school children. Good morning, respected principal, headmistress, teachers and my dear friends. Today, I am going to express my views on the topic, junk food, poison for children. जंक फूड बच्चों के लिए बहुत आकर्षक हो सकता है, लेकिन यह उनके लिए उन चीजों से भी ज्यादा हानिकारक है जो वे सोच सकते हैं। विद्यालय सभा में स्कूल के बच्चों पर जंक फूड के हानिकारक प्रभावों पर एक भाषण तैयार करें। सुप्रभात, सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, हेडमिस्ट्रेस, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं जंक फूड, बच्चों के लिए जहर विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हूँ। As you all realize how appealing junk food can be because of the good taste and convenience. But if we come to know about its harmful consequences, I am sure none of us are going to touch junk food ever in life again. जैसा कि आप सभी जानते हैं, जंक फूड स्वाद और सुविधा के कारण बच्चों के लिए बहुत आकर्षक होता है। लेकिन यदि हम इसके हानिकारक परिणामों के बारे में जानें, तो मुझे यकीन है कि हम में से कोई भी फिर कभी जंक फूड को नहीं छुएगा। Junk food may appear especially appetizing. However, regular consumption of junk food can be addictive for children and lead to complications like obesity, chronic illness, low self-esteem and even depression. All this may affect a child's performance in school. According to a study conducted, diet has a significant effect on children's study habits. Foods with high sugar content deplete energy levels and ability to concentrate for extended periods of time. जंक फूड विशेष रूप से स्वादिष्ट लग सकता है। हालांकि जंक फूड का नियमित सेवन बच्चों के लिए नशे की तरह हो सकता है और यह मोटापा, गंभीर बीमारियां, आत्मसम्मान में कमी और यहाँ तक कि अवसाद जैसे जटिलताओं का कारण बन सकता है। यह सब एक बच्चे के स्कूल में प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। एक अध्ययन के अनुसार, आहार बच्चों की अध्ययन आदतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। उच्च शर्करा सामग्री वाले खाद्य पदार्थ ऊर्जा स्तर को घटा देते हैं और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कम कर देते हैं। By consuming junk food, children take in a high amount of calories, fats, carbohydrates and added sugars in one fast food meal, with the result that their bodies become deficient in fiber and other nutrients. Such eating habits increase the risk of obesity. They are thus at a risk for developing diabetes, high blood pressure and stroke. जंक फूड खाने से बच्चे एक ही फास्ट फूड भोजन में कैलोरी, वसा, कार्बोहाइड्रेट और अतिरिक्त शर्करा की अधिक मात्रा लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके शरीर में फाइबर और अन्य पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ऐसे खाने की आदतें मोटापे के जोखिम को बढ़ाती हैं। इस प्रकार वे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक जैसी समस्याओं के लिए जोखिम में होते हैं। So, friends, it is in our hands to decide what kind of food to choose. If we want to lead a healthy life, we must put an end to the consumption of this poison called junk food. Thank you. तो दोस्तों, यह हमारे हाथ में है कि हम किस प्रकार का भोजन चुनें।
यदि हम एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो हमें जंक फूड के इस जहर के सेवन को समाप्त करना होगा। धन्यवाद। इस भाषण में जंक फूड के हानिकारक प्रभावों पर बात की गई है। इसमें यह बताया गया है कि जंक फूड बच्चों के लिए आकर्षक हो सकता है, लेकिन इसके नियमित सेवन से बच्चों में मोटापा, बीमारी और अवसाद जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा जंक फूड में उच्च चीनी और कैलोरी की मात्रा होती है, जो बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसके परिणामस्वरूप बच्चों में ऊर्जा की कमी और मानसिक संकेंद्रण में कठिनाई होती है। इस भाषण में बच्चों को जंक फूड के सेवन से बचने और एक स्वस्थ जीवन जीने की सलाह दी गई है। निष्कर्ष: भाषण एक प्रकार की रचनात्मक रचना है जिसे सभा में मौखिक रूप से प्रस्तुत किया जाना है, जिसे श्रोता के सामने मुंह से प्रस्तुत किया जाता है। एक आदर्श भाषण में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। शीर्षक आकर्षक होना चाहिए और 5 से 6 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रारंभिक वाक्य: इसमें श्रोताओं को संबोधित करना, परिचय और विषय शामिल हैं। भाषण प्रस्तुत करें। अपने विचार, धारणाएं, राय और विषय से संबंधित तथ्यों, आंकड़ों, उदाहरणों के साथ अपने भाषण को पूरी आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करें। निष्कर्ष: अपने भाषण को एक प्रभावशाली वाक्य के साथ समाप्त करें। यह एक उद्धरण, चेतावनी, अपील आदि हो सकता है। उसके बाद औपचारिक धन्यवाद कहें।